हेलो गाइस, वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। जो भी स्टूडेंट इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इससे प्रीवियस जो हमारा लेक्चर है माइक्रो कंप्यूटर के ऊपर उसको भी आप देख लें इस आई बटन पर क्लिक करके। उसी के साथ साथ जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं स्पेशलाइजेशन में भी, मैथमेटिक्स में भी और आपके ईडीसी और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी सब पर, उनको आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ये है आपका आर्किटेक्चर ऑफ 8085। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर आपके कई टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो आर्किटेक्चर डिस्कस करने वाले हैं वो है 8085 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। तो ये आर्किटेक्चर भी उसी का है। जनरली थोड़ा अंतर होता है, जैसे एक 8086 है, काफी सारे माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, लेकिन हमारा जो पर्पज है वो इसकी वर्किंग को समझना नहीं है, बल्कि जो इसमें आपके ब्लॉक्स हैं या डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेक्शंस हैं उनके बारे में स्टडी करना है, जो कि लगभग सिमिलर ही होते हैं हर एक तरीके के आर्किटेक्चर में, यानी कि वर्किंग उनकी जो है वो सिमिलर ही होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे काफी सारे सेक्शन हैं इसमें। तो जो ये वाला सेक्शन है आपका, ये जिसमें प्रोसेसिंग यूनिट लगी हुई है, इसको आपके कहते हैं हम अर्थमेटिक एंड लॉजिकल सेक्शन। ठीक है, ये वाला जो है ये है आपका अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल सेक्शन। ठीक है, उसी के साथ साथ जो ये वाला, ये जो नीचे की साइड है आपका, इसको हम कहते हैं, ये वाला जो सेक्शन है आप डॉटेड एरिया में देख सकते हैं, ये वाला जो सेक्शन है इसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, डिकोडर एंड कंट्रोल ग्रुप। क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, डिकोडर भी आ रहा है और कंट्रोल ग्रुप भी है। इनके बारे में आप डिस्कस भी करेंगे बाद में। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकी लोकेशंस क्या क्या हैं और किन्हें कहते क्या हैं। और ये वाला जो सेक्शन है हमारा, ये है हमारा जनरली रजिस्टर ग्रुप। इसमें आप देख सकते हैं हमारे सारे रजिस्टर्स मौजूद हैं, यानी कि बी सी डी ई एच एल, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, इनके सभी के बारे में हम बात करेंगे। एड्रेस लैच है, एड्रेस डेटा लैच है, और ठीक है इसमें हम सब बात करेंगे। इसमें हायर ऑर्डर आपकी डेटा बस है, ये ध्यान रखना है आपको। A8 से 15 ये हायर ऑर्डर डेटा बस है, और AD0 से AD7 ये लोअर ऑर्डर डेटा बस भी हैं और एड्रेस बस भी हैं। तो इसे हम कहते हैं हमारा रजिस्टर ग्रुप। और ये जो है हमारा, जिसमें सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोलर है आपका, ये है आपका सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोलर ग्रुप। जैसे कि नाम से ही मेंशन है, इसमें एसआईडी और एसओडी दो सिग्नल्स होते हैं, इनके बारे में भी ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। एक है आपका यहाँ पे इंटरप्ट कंट्रोलर ग्रुप, इसमें आपके सारे इंटरप्ट्स हैं, जिनके बारे में एक हमारा स्पेशल लेक्चर भी होगा कि हम इन सभी जितने इंटरप्ट्स होते हैं हमारे, इनके बारे में भी बात करेंगे। तो जनरली आपको मैंने एक ब्रीफ आइडिया दे दिया है आर्किटेक्चर के बारे में, क्या क्या हमारे यूनिट्स वगैरह हैं, तो उनके बारे में अब आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जनरली आपको जैसे कि मैंने बताया है कि कुछ ग्रुप्स में डिवाइडेड होता है। तो जो पहले ग्रुप्स है उसमें आते हैं रजिस्टर। ये रजिस्टर होता है जो आर्किटेक्चर में, एक होते हैं आपका अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, यानी कि जिसको एलयू भी बोलते हैं। उसके बाद है इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड मशीन साइकिल इनकोडर। ठीक है, ये भी एक हमारा इसी में सेक्शन है, मैंने आपको पीछे बताया भी है। एड्रेस बफर है, एड्रेस डेटा बफर भी बताई है मैंने। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एड्रेस लैच भी आपकी यहीं पर है। और उसी के साथ साथ इंटरप्ट कंट्रोल, सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल, टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किटरी। तो जनरली इन सेक्शंस में आपका डिवाइड होता है आर्किटेक्चर जो है 8085 का। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा पता कर लेते हैं कि ये है क्या। सबसे पहला है आपका रजिस्टर सेक्शन। तो रजिस्टर सेक्शन में क्या होता है, इसमें आपके पीपो रजिस्टर होते हैं। पीपो रजिस्टर यानी कि पैरेलल इन, पैरेलल आउट। ये रजिस्टर्स होते हैं आपके। पैरेलल इन पैरेलल आउट का मतलब क्या है कि पैरेलली डेटा आएगा और पैरेलली ही जाएगा, तो इसको कहते हैं पीपो या पैरेलल इन पैरेलल आउट रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, इसमें जो इस सेक्शन को हम स्क्रैच पैड मेमोरी भी कहते हैं। इसका एक और नाम क्या है, स्क्रैच पैड मेमोरी भी कहते हैं। ये जनरली स्टोर करता है आपका डेटा को और उसी के साथ साथ एड्रेस को, मेमोरी के एड्रेस को भी ये स्टोर करते हैं, जो रजिस्टर सेक्शन होता है इसमें। उसी के साथ साथ जो आर्किटेक्चर होता है किसी भी माइक्रो कंप्यूटर का,
वो डिपेंड करता है कि उसमें कितने टाइप के और कितने आपके रजिस्टर्स यूज कर रहे हैं। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कितने टाइप के और कितने हम रजिस्टर्स यूज कर रहे हैं, उस पर आपका माइक्रो कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है वो डिपेंड करता है। इसमें जनरली 8 रजिस्टर हो सकते हैं आपके, जैसे कि ए रजिस्टर है, बी है, सी है, डी है, ई है, एच है और एल है। और उसी के साथ साथ 8 बिट के रजिस्टर हैं, सॉरी ये 8 बिट रजिस्टर्स हैं आपके, और ये हैं 7 हैं। अभी इनके बारे में हम सभी के बारे में बात करेंगे। 8 बिट के रजिस्टर्स होते हैं, उसी के साथ साथ कुछ 16 बिट के भी रजिस्टर्स होते हैं। 16 बिट के 2 रजिस्टर हैं जनरली आपके, एक पीसी है और एक एसपी है। पीसी का मतलब क्या है आपका प्रोग्राम काउंटर, और एसपी है आपका स्टैक पॉइंटर। तो होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है जनरल रजिस्टर सेक्शन का, ये आपको समझ में आया होगा। रजिस्टर को जनरली हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गए हैं आपके टेम्पोरेरी रजिस्टर्स, एक है आपके टेम्पोरेरी रजिस्टर्स। टेम्पोरेरी रजिस्टर्स हो गए आपके W एंड Z। दूसरा हो गए हैं आप एक फर्स्ट ही हो गए, सेकंड हो गए आपके जनरल पर्पस रजिस्टर, जनरल पर्पस रजिस्टर। और थर्ड जो हो गए वो हो गए हैं आपके स्पेशल पर्पस रजिस्टर। तो ये 3 टाइप के रजिस्टर हैं हमारे, टेम्परेरी रजिस्टर, जनरल पर्पस रजिस्टर और स्पेशल रजिस्टर। चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं कि ये रजिस्टर्स होते क्या हैं। रजिस्टर सेक्शन का तो मैंने बता ही दिया आपको कि उसमें क्या क्या आएंगे। अब जो 3 जो क्लासिफिकेशन है रजिस्टर्स का, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारा टेम्परेरी रजिस्टर्स के बारे में। तो टेम्परेरी रजिस्टर्स में आपको ध्यान रखना है कि इसमें 2 चीजें हो गई हैं। पहला जो होता है इसमें होता है टेम्परेरी डेटा रजिस्टर। क्या होता है आपका टेम्परेरी डेटा रजिस्टर। इसके बारे में बात करेंगे कि टेम्परेरी डेटा रजिस्टर क्या होता है। इसको हम जनरली ऑपरेंड रजिस्टर्स भी बोलते हैं, ऑपरेंड रजिस्टर भी बोलते हैं, और ये 8 बिट का होता है, ये ध्यान रखना है। ऑपरेंड के बारे में, ऑपकोड के बारे में, इनके बारे में भी हम जो फर्दर हमारे लेक्चर्स आएंगे असेंबली लैंग्वेज में या फिर इंस्ट्रक्शन सेट्स वाला या इंस्ट्रक्शन की जो फॉर्मेट्स हैं उनमें हम इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे समझ लीजिए कि ये जो ऑपरेंड हैं या ऑपकोड रजिस्टर्स वगैरह हैं, ये कहाँ पे बेसिकली यूज होते हैं आपके। तो टेम्परेरी डेटा रजिस्टर को ऑपरेंड रजिस्टर्स भी बोलते हैं। ये जनरली ALU को ऑपरेंड्स प्रोवाइड कराता है। अब ALU जो है वो स्टोर कर सकता है इंटरमीडिएट रिजल्ट को टेम्परेरी रजिस्टर्स में। मतलब जो भी कोई रिजल्ट्स होता है इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, वो हम जनरली ALU जो है वो टेम्परेरी रजिस्टर्स में स्टोर कर सकता है। याद रखने वाली बात इसमें ये है कि यूजर्स के लिए अवेलेबल नहीं है, यूजर इसके साथ में कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता है। सो जनरली इसमें यही होता है। एक और इसकी बात यह है कि टेम्परेरी रजिस्टर्स को हम अगर रजिस्टर टू रजिस्टर डेटा ट्रांसफर करना है, ठीक है, रजिस्टर टू रजिस्टर अगर मेरे को डेटा ट्रांसफर करना है तो मैं टेम्परेरी डेटा रजिस्टर्स का यूज कर सकता हूं। और अगर ये नहीं होता है तो ALU जो आपका एक्यूमुलेटर होता है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे, उसकी जरूरत जरूर पड़ती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन हो। उसके बाद है, पहला हो गया मेरा टेम्परेरी डेटा रजिस्टर, दूसरा जो है मेरा वो है टेम्परेरी रजिस्टर्स। मैंने अभी आपको पीछे बताया तो कौन कौन से हैं टेम्परेरी रजिस्टर्स। टेम्परेरी रजिस्टर्स दो हैं मेरे, एक W है और दूसरा Z है। तो टेम्परेरी रजिस्टर एक बेसिकली 1 इनपुट होते हैं ALU के लिए। अब जनरली आप ध्यान रखें कि ALU के लिए आपके 2 इनपुट होंगे, एक तो हो गए आपके टेम्परेरी रजिस्टर और दूसरा जो होता है वो होता है एक्यूमुलेटर। मतलब कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो ALU को 2 इनपुट चाहिए। तो उनमें से एक जो इनपुट है वो तो हो गई आपकी टेम्परेरी डेटा रजिस्टर या टेम्परेरी रजिस्टर W और Z, दूसरा है आपका एक्यूमुलेटर। ये रजिस्टर जो है याद रखिएगा कि ये यूजर्स के लिए अवेलेबल नहीं है, यूजर्स में इनको कुछ प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता है। जनरली ये इंटरनली यूज किए जाते हैं माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा। और इनका बारे में याद रखें कि 8 बिट के रजिस्टर्स होते हैं, यानी कि 8 बिट डेटा को ये होल्ड कर सकते हैं। तो 8 बिट रजिस्टर्स का मतलब है कि 8 बिट डेटा को होल्ड कर सकते हैं।
होप की जो टेम्परेरी रजिस्टर का कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है मेरे जनरल पर्पज रजिस्टर्स। तो जनरल पर्पज रजिस्टर अगर 8085 की बात करूं मैं, 8085 माइक्रो प्रोसेसर की बात करूं तो इसमें 6 जनरल पर्पज रजिस्टर्स होते हैं जिनका सभी का साइज 8 बिट होता है। जनरल पर्पज रजिस्टर्स में सभी का साइज 8 बिट का होता है। और वे जो 6 जनरल पर्पज रजिस्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं मैंने अभी बताया भी था आपको, बी, सी, डी, ई, एच और एल, ये सभी के सभी 8 बिट रजिस्टर्स हैं। तो ये जनरली अगर 8 बिट रजिस्टर हैं तो ये 8 बिट ऑफ डेटा को आपके स्टोर करेंगे। या अब हम जनरली क्या कर सकते हैं, अगर हमें 16 बिट डेटा को स्टोर करना है, ठीक है, अभी तो ये 8 बिट डेटा को स्टोर कर सकते हैं, अगर मुझे 16 बिट डेटा को स्टोर करना है तो हम इनकी पेयरिंग भी कर सकते हैं। लेकिन पेयरिंग जो है वो अपनी मर्जी से नहीं होगी, वैलिड पेयरिंग होगी जो कि प्री डिफाइंड होती है। तो पेयरिंग किस तरह हो सकती है, तो बी सी रजिस्टर आपकी पेयर बना सकते हैं, डी ई रजिस्टर पेयर बना सकते हैं, एच और एल रजिस्टर पेयर बना सकते हैं। अब ये जो पेयर्स हैं ये मेरे सभी के सभी ये 16 बिट डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो ये इसमें आपको समझने की बात थी। और ये जो रजिस्टर्स हैं ये यूजर के लिए अवेलेबल होते हैं, यानी कि यूजर जो है इनको प्रोग्राम कर सकता है। जनरली ये आपके डेटा को होल्ड करते हैं, अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन कोई परफॉर्म कर रहा है तो उसके रिजल्ट्स को भी होल्ड करते हैं। और इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है कि जो एड्रेस होते हैं डेटा मेमोरी के उनको भी ये होल्ड करते हैं। और इसमें एक और आपको बात बताऊं, जो एचएल रजिस्टर पेयर है, जो एचएल रजिस्टर पेयर है ये एक तरीके से आपका डेटा पॉइंटर और मेमोरी पॉइंटर, ये दोनों वर्ड्स आप ध्यान में रखने हैं, आगे यूज आएंगे मेरे, कि एचएल पेयर जो है वो डेटा पॉइंटर और मेमोरी पॉइंटर की तरीके से काम करता है। अगर हम इसको यूज कर रहे हैं एज ए मेमोरी पॉइंटर, याद ये रखें कि अगर हम इस एचएल पेयर को एज ए मेमोरी पॉइंटर यूज कर रहे हैं तो ये होल्ड करेगा एड्रेस ऑफ 16 बिट, ठीक है, जो मतलब 16 बिट एड्रेस को होल्ड करेगा, ये 16 बिट एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन। ये ध्यान रखें इसमें आप कि अगर मैं इसको मेमोरी पॉइंटर की तरह यूज कर रहा हूं तो ये 16 बिट एड्रेस को होल्ड करेगा, जो मेमोरी लोकेशंस के एड्रेस हैं उनके 16 बिट डेटा को, ये 16 बिट एड्रेस को होल्ड करेगा। तो इसमें जनरली ध्यान रखने वाली बात ये थी कि पेयरिंग किस तरीके से होगी, इनको अपनी मर्जी से आप पेयर नहीं कर सकते हैं, कौन कौन से जनरल पर्पज रजिस्टर्स होते हैं। होप की जनरल पर्पज का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है मेरे स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स। तो स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स कौन कौन से हैं आपके, सबसे पहले इसमें नाम आता है एक्यूमुलेटर का, उसके बाद है फ्लैग रजिस्टर्स, फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, और उसके बाद में प्रोग्राम काउंटर और स्टैक पॉइंटर। अब सबसे पहले बात करते हैं हम एक्यूमुलेटर की। तो एक्यूमुलेटर क्या है, ये जनरल पर्पज रजिस्टर है माइक्रो प्रोसेसर का। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ए रजिस्टर भी कहते हैं, अंडरस्टैंड, इसको ए रजिस्टर भी कहते हैं। इसका जो नाम पड़ा है मतलब एक्यूमुलेटर का, वो ड्राइव किया गया है आपका अर्थमेटिक एडिशन प्रोसेस। किस पे नाम पड़ा है इसका, अर्थमेटिक एडिशन प्रोसेस, इससे इसका नाम आया है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर के काफी सारे मल्टीपर्पज रजिस्टर होता है। ये जनरली यूज किया जाता है कि डेटा को स्टोर करने के लिए अर्थमेटिकल, लॉजिकल या फिर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस का जो कोई रिजल्ट्स आते हैं उनको, उनके रिजल्ट्स को होल्ड करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ये होल्ड करता है आपका जनरली 8 बिट डेटा, यानी कि 8 बिट इसका साइज जो हो गया वो 8 बिट हो गया। और उसी के साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपका अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं उनके रिजल्ट्स को भी स्टोर करने का काम ये आता है। तो एक्यूमुलेटर में आपको बस यही ध्यान में रखना है। उसके बाद है मेरा स्टेटस और फ्लैग रजिस्टर्स। ये आपको समझना जरूरी है कि स्टेटस और फ्लैग रजिस्टर क्या है। फ्लैग जनरली आपका है क्या, फ्लैग जनरली आपका ये समझ लें कि एक फ्लिप फ्लॉप है। ये इंडिकेट करता है, जैसे सपोज कीजिए कोई इंस्ट्रक्शंस आपका एग्जीक्यूट हुआ तो उस इंस्ट्रक्शंस के एग्जीक्यूट होने के बाद कंडीशंस क्या हैं, क्या कंडीशंस हैं, उनके स्टेटस को शो करेगा। एग्जांपल के लिए जैसे 0 फ्लैग जो है वो कब सेट होगा आपका, कि अगर एग्जीक्यूशन के बाद में आपका जो, अगर कोई इंस्ट्रक्शन आपने एग्जीक्यूट किया और उसका रिजल्ट 0 आ रहा है तो 0 फ्लैग सेट होगा। आपको मैं इसका 8085 के फ्लैग रजिस्टर्स को बना के समझाता हूं, तो इसको आप ध्यान भी रख लें जो मैं आपको ड्रॉ करने वाला हूं।
तो इसमें जनरली अब आपका होगा क्या, 8 बिट का होता है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट हो गई है इसकी, यानी कि D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 एंड D7। तो जो D0 है यानी कि जो LSB है फर्स्ट बिट जो है ये आपकी हो गई CY, यानी कि याद रखिए क्या है आपका कैरी फ्लैग। अगर ये बिट सेट होती है तो ये कैरी फ्लैग होगा। उसके बाद जो ये है ये मेरी बिट यूज नहीं होती है, डोंट केयर कंडीशन है, यूज नहीं होगी। उसके बाद है मेरी पैरिटी, मतलब इसे आप कह सकते हैं ये पैरिटी फ्लैग है। उसके बाद है ये भी मेरी डोंट केयर कंडीशन यूज नहीं होगी। उसके बाद में है मेरा AC, AC क्या है आपका ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। उसके बाद ये भी मेरी यूज नहीं होगी। उसके बाद लास्ट में याद रखें ये Z है और ये S है। Z का मतलब क्या है आपका जीरो फ्लैग और S का मतलब क्या है आपका साइन फ्लैग। तो इसको जो टेबल है इसको आपको याद में रखना है। अब जो फ्लैग्स हैं वो कैसे सेट होंगे, तो जनरली होगा क्या कि जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा ALU तो उसका रिजल्ट जो है वो ट्रांसफर होता है आपका इंटरनल डेटा बस पे, और जो रिजल्ट है वो स्टोर होगा आपका इन फ्लिप फ्लॉप्स में। मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होने के बाद में जो उसका स्टेटस है वो यहाँ पे शो होगा और उसके अकॉर्डिंग आपके फ्लैग सेट होंगे। तो कैरी फ्लैग सबसे पहले कब सेट होगा, ये फ्लैग जो है CY या कैरी फ्लैग कब सेट होगा आपका कि सपोज कीजिए कि अगर आपका रिजल्ट के बाद कोई कैरी प्रोड्यूस होता है या कोई बोरो होता है तो जो आपकी कैरी बिट है ये कैरी फ्लैग है ये आपकी सेट हो जाएगी, ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। सेट का मतलब सेट और रीसेट से मैं पहले आपको समझा देता हूँ। सेट कब होगी अगर बिट ये 1 हो गई, और अगर सेट कब नहीं होगी यानी कि जब ये 0 होगी तो अनसेट रीसेट होगी, मतलब ये। तो इसमें ध्यान रखना है। तो कैरी फ्लैग कब सेट होगा कि अगर कोई कैरी प्रोड्यूस होता है या फिर बोरो आता है तो ये वाली बिट मेरी सिलेक्ट हो जाएगी। उसी के साथ साथ नेक्स्ट है मेरा पैरिटी फ्लैग, ये वाली जो बिट है ये हमने डिस्कस कर लिया। अब है पैरिटी फ्लैग। पैरिटी फ्लैग कब होगा कि अगर सपोज कीजिए अगर रिजल्ट जो है वो मेरा पैरिटी, मैंने आपको बताया था जो हमारा लेक्चर था आपका एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन में, उसमें मैंने पैरिटी को काफी अच्छे से डिस्कस किया है। तो पैरिटी मैंने आपको बताई थी 2 टाइप की होती है, एक होती है इवन पैरिटी और एक होती है आपकी ऑड पैरिटी, ठीक है। अगर पैरिटी ऑड है तो पैरिटी फ्लैग कब सेट होगा अगर आपकी इवन पैरिटी आती है, और अगर ऑड पैरिटी आई तो ये 0 रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये फ्लैग कब सेट होगा अगर यहाँ पे इवन पैरिटी होगी तो इसकी बिट 1 हो जाएगी, अदरवाइज ये 0 रहेगी। उसके बाद में आता है ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग में जनरली होगा क्या कि अगर आपका कोई कैरी प्रोड्यूस होता है लो निब्बल से हाई निब्बल। अब ये जो निब्बल का बिट का बाइट का कंसेप्ट है ये मैं आपको जनरली ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो हम स्टार्ट करेंगे सीरीज उसमें इसको डिस्कस करूंगा। यहाँ पे मैं इसको आपको जस्ट बता रहा हूं कि अगर आपका लो निब्बल से हाई निब्बल में या कोई कैरी प्रोड्यूस होता है या फिर हाई निब्बल से लो निब्बल में कोई बोरो प्रोड्यूस होता है तो ये फ्लैग सेट होगा। इसमें आप जनरली अभी यहाँ पे यही ध्यान रख लें, जो मैंने वर्ड्स कहे हैं इनको ध्यान में रख लें। उसके बाद में आ गया है जीरो फ्लैग। ये फ्लैग कब सेट होगा पहले बताया मैंने, अगर जो ऑपरेशंस का रिजल्ट है वो 0 है तो ये सेट होगा यानी कि वैल्यू 1 होगी, अगर 0 नहीं है तो ये 0 रहेगी यानी कि रीसेट रहेगी। उसके बाद आता है साइन फ्लैग। साइन फ्लैग कब सेट होगा अगर हायर ऑर्डर बिट का रिजल्ट, ये हायर ऑर्डर बिट है ना आपकी, अगर ये 1 हो गई है तो आपकी ये सेट होगी, अदरवाइज ये रीसेट होगी। मेनली इसमें इंपॉर्टेंट है इस टेबल को ध्यान में रखना कि पहले कौन सा है D0 पे कौन सा फ्लैग है, उसके बाद कौन सा है, ये सब सीक्वेंस याद में रखना है। इस पे आपका क्वेश्चंस अराइज हो जाता है। तो होप कि ये जो फ्लैग रजिस्टर का कॉन्सेप्ट है ये आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट है मेरे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर। चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर बात करें हम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जनरली क्या करता है आपका, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आपका करेगा क्या, ये जनरली होल्ड करता है ऑप कोड ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब ये जो वर्ड्स आ रहे हैं ऑप कोड,
ऑपरेंड, ये सब हम अपने डिस्कस करेंगे जो हमारा इंस्ट्रक्शन सेट्स वाला या इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट वाला जो हमारा एक नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इन सबको डिस्कस करेंगे। वहां से ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल आप यहाँ पे ध्यान ये रखें कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है वो जनरली होल्ड करता है ऑपकोड ऑफ इंस्ट्रक्शन को, जो कि आपके डिकोडेड होंगे और एग्जीक्यूटेड होंगे। ऑपकोड को ये होल्ड करके रखेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो ऑपकोड है वो फर्दर आपके इंस्ट्रक्शन डिकोडर को सेंड किए जाएंगे। ऑपकोड फिर आपके कहां चले जाएंगे, इंस्ट्रक्शन डिकोडर। अगर आप अपने आर्किटेक्चर का जो हमने डायग्राम बनाया है उसमें देखेंगे तो ये इंस्ट्रक्शन डिकोडर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ये आपके वहीं पर लगे हुए हैं। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ऑपकोड को होल्ड करेगा और उसके बाद में ये जो है इंस्ट्रक्शन डिकोडर को चले जाएंगे फर्दर के प्रोसीजर के लिए। उसके बाद है मेरा ये है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। उसके बाद आता है मेरा पीसी यानी कि प्रोग्राम काउंटर। अब प्रोग्राम काउंटर जनरली है क्या, इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान से समझना है। प्रोग्राम काउंटर जनरली आपका यूज किया जाता है कि जो प्रोग्राम मेमोरी के एड्रेसेस हैं, प्रोग्राम मेमोरी के जो एड्रेस है उसको होल्ड करने के लिए। तो ये जनरली करेगा क्या काम कि जो भी आपकी मेमोरी लोकेशंस है उसमें क्या है कि जो भी प्रोग्राम मेमोरी लोकेशन है उनके जो एड्रेसेस हैं उनको ये होल्ड करेगा। ये इसमें एक और बात ये ध्यान रखनी है कि ये हमेशा जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फैच होने वाला है, ये मैंने आपको पहले बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपका फैच होने वाला है उसी की तरफ पॉइंट आउट करता है। यानी कि आप कह सकते हैं ये जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपका एग्जीक्यूट होने वाला है उसके मेमोरी एड्रेस को होल्ड करता है। ध्यान समझ में आया है ये बात कि जो भी सपोज कीजिए अभी ये वाला कोई मेरा सीक्वेंस अभी रन कर रहा है ये वाला, तो उसके बाद में जो मेरा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है ये वाला इंस्ट्रक्शन अगर आपका एग्जीक्यूट हो रहा है तो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है इसके बाद ये है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो प्रोग्राम काउंटर का काम क्या है कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सपोज कीजिए ये है तो ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ये होगा, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है जो एग्जीक्यूट होने वाला है उसके मेमोरी एड्रेस को होल्ड करके रखना, ये प्रोग्राम काउंटर या पीसी का काम है, ये ध्यान में रखना है। तो और 8085 के अगर 8085 की बात करूं तो प्रोग्राम काउंटर का रीसेट एड्रेस जो होता है वो 000H होता है। मतलब रीसेट कंडीशन अगर पूछ ली जाए तो 8085 अगर रीसेट होगा तो उसकी मेमोरी लोकेशन ये होगी सारे 0। H का मतलब क्या है यहाँ पे, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल बाइनरी ये सब हम अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो हमारा लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे। अब जो साइज होता है प्रोग्राम काउंटर का वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ एड्रेस बिट्स के ऊपर। अगर 8085 की बात करूं तो 8085 के केस में ये 16 बिट का होता है। ये मैंने आपको बताया भी है कि स्पेशल पर्पस रजिस्टर है, ये 16 बिट का होता है हमारा। तो होप कि ये जो प्रोग्राम काउंटर का कॉन्सेप्ट है ये आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट एसपी या स्टैक पॉइंटर। अब स्टैक क्या है, स्टैक जनरली आपका रिजर्व पोर्शन है मेमोरी का। मतलब कोई भी मेमोरी के अंदर कोई भी रिजर्व पोर्शन है जहां पे जो रजिस्टर पेयर की जो इंफॉर्मेशन है स्टोर्ड की जाती है या वहां से हम वापस भी ले सकते हैं अंडर सॉफ्टवेयर कंट्रोल, तो उसको स्टैक कहते हैं। स्टैक जनरली क्या है, कोई भी मेमोरी एरिया जो है आपका उसको रेफर किया जाता है एज ए स्टैक एरिया। ठीक है, यानी कि जो मैंने आपको बताया है कि रिजर्व पोर्शन ऑफ मेमोरी जहां पे रजिस्टर पेयर की इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाएगा और वहां से हम वापस भी ला सकते हैं अंडर सॉफ्टवेयर कंट्रोल, तो इस मेमोरी एरिया को ही हम स्टैक एरिया भी बोलते हैं। इसमें भी यह ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये भी आपका 16 बिट का रजिस्टर होता है और ये डिफाइन करता है स्टैक के स्टार्टिंग एड्रेस को। किसको डिफाइन करता है, आपके स्टैक स्टार्टिंग एड्रेस। सो इसमें एक और बात ध्यान रखें कि जो आपका इंस्ट्रक्शन होता है, मतलब सपोज कीजिए इंस्ट्रक्शन इस तरीके से आ रहे हैं कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये है, तो ये जो जनरली ये पॉइंट करेगा जो टॉप पे स्टैक है, जो टॉप पे है ना स्टैक, ये उसको पॉइंट आउट करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी के साथ साथ इसमें एक और चीज ध्यान में रखने की है कि स्टैक पॉइंटर जो स्टैक पॉइंटर है वो डिक्रीमेंट होगा, यानी कि उसमें कुछ डिक्रीमेंटेड होगा। ये हम कॉन्सेप्ट आगे डिस्कस करेंगे जब हमारे इंस्ट्रक्शन सेट्स वाले कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे। यहाँ पे ध्यान रखें कि अगर स्टैक पॉइंटर आपका डिक्रीमेंट कब होगा, कि जब भी स्टैक जो है वो राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, यानी कि स्टैक के अगर राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो वो डिक्रीमेंट होगा। और अगर आपका स्टैक जो है वो
रीड ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो ये इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा। अब वो इंक्रीमेंट कितना होगा, डिक्रीमेंट कितना होगा, ये हम जो हमारे इंस्ट्रक्शन सेट वाला जो उसमें एग्जांपल्स लेंगे उसमें मैं आपको डिस्कस करूंगा। जनरली आप ये कह सकते हैं कि दो मेमोरी लोकेशंस घट भी जाती हैं, कभी कभी बढ़ भी जाती हैं। आपको जस्ट जनरल आइडिया दे रहा हूं मैं, बेटर वे में आपको वहीं पर ही समझ में आएगा। तो होप कि ये जो स्पेशल रजिस्टर्स थे हमारे, उनके बारे में आपको कॉन्सेप्ट आपका काफी हद तक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है मेरा अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ALU भी जिसे कहते हैं। तो इस सेक्शन में जनरली क्या होगा, प्रोसेस करता है ये डेटा को, यानी कि ये अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। नाम से ही आपको पता लग रहा है कि अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, इसीलिए इसका नाम ALU या अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है। ये जनरली अर्थमेटिक ऑपरेशन कैसे कैसे हो गए हैं, जैसे सपोज कीजिए एडिशन हो सकता है, एडिशन परफॉर्म करेगा, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, उसी के साथ साथ में ये एंडिंग भी कर सकता है। एंडिंग ये वाला ANDING, एंडिंग कहते हैं। लॉजिक गेट जब हम पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में तब आपको पता लगेगा कि दो जो अगर हमारे इनपुट सिग्नल्स आते हैं तो उनको मल्टीप्लीकेशन के काम आता है। ये वहां पे आपको मैं डिस्कस करूंगा काफी डीपली। उसके बाद में ओरिंग, ये सारे लॉजिक गेट्स हमारे, और एक्स ओरिंग, ये सब के सब हमारे ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। और इसमें एक और बात ध्यान रखें कि ALU जो है ये यूजर्स के लिए अवेलेबल नहीं है। यूजर्स इसमें जनरली कुछ नहीं कर सकता है। ALU हमेशा आपका टाइमिंग और कंट्रोल सर्किट्स को कंट्रोल करता है। मतलब या ये कह लें कि ALU जो है इसमें ये ध्यान रखना है कि जो टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट्स मैंने बताया था आपको आर्किटेक्चर में, तो जो टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट्स होते हैं ये जनरली आपके कंट्रोल करते हैं ALU को। ठीक है, ये जो है ALU को आपके कंट्रोल करेंगे। तो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स में आपको आई थिंक बस यही काफी कुछ था। और इसमें एक बात और आपको बता दूं कि ये जो है जो रिजल्ट्स होते हैं, मतलब इस जो भी हमारे अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन करने के बाद में जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो आपके सारे फ्लैग रजिस्टर्स पे शो होने लग जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको फ्लैग रजिस्टर वाले में भी बताया था। ठीक है, तो होप ये जो ALU है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है मेरा इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड मशीन साइकिल एनकोडर, ये भी आपका एक पार्ट है। तो ये जो है इंस्ट्रक्शन डिकोडर और मशीन साइकिल एनकोडर ये एक्सेप्ट करता है आपके बिट पैटर्न को इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से। और बिट पैटर्न क्या होता है, आपको ओप कोड होते हैं। ओप कोड वाला कॉन्सेप्ट फिर से मैं बता रहा हूँ, जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर होगा इंस्ट्रक्शन सेट वाला उसमें आपको मैं क्लियर कर दूंगा। तो ये जो होता है ये एक्सेप्ट करता है बिट पैटर्न को इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से, और उसके बाद में डिकोड करता है उसको, और जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी जो डिकोडिंग इंफॉर्मेशन है, डिकोडेड इंफॉर्मेशन है, वो कंट्रोल लॉजिक को सेंड कर दी जाती है। ये आपको क्लियर हुआ होगा कि ये बिट पैटर्न को या ऑप कोड को इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से एक्सेप्ट करेगा, उसको डिकोड करेगा, और जो डिकोडेड इंफॉर्मेशन है उसको कंट्रोल लॉजिक पे सेंड करेगा। इंफॉर्मेशन अब क्या हो सकती है, वो इंफॉर्मेशन ये होगी कि क्या ऑपरेशंस परफॉर्म किया जाना है, कौन उस ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा, और उसमें कितने ऑपरेंड की बाइट्स कितनी होंगी, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सब उसके अंदर होते हैं। मतलब जनरली आप ये कह सकते हैं ये इंस्ट्रक्शंस को आपके सिंप्लीफाई करेगा, ये आप समझ लीजिए इसमें। और 8085 में आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो 8085 होता है ये 7 टाइप्स के मशीन साइकिल्स को एग्जीक्यूट करता है। और मशीन साइकिल एनकोडर जो है ये जो नेक्स्ट है, इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया। इंस्ट्रक्शन डिकोडर का काम क्या है, डिकोडिंग से आपको पता लग रहा होगा कि क्या है, तो ये तो अब क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो था मेरा मशीन साइकिल एनकोडर। मशीन साइकिल एनकोडर के बारे में बताऊं तो 8085 जो है वो 7 टाइप के मशीन साइकिल्स को एग्जीक्यूट करता है। अब मशीन साइकिल एनकोडर जो होता है ये इंफॉर्मेशन बताता है कि मतलब कौन सा मशीन साइकिल आपका करंटली एग्जीक्यूट किया जा रहा है। जनरली इसका वर्क यही है मशीन साइकिल एनकोडर का। मैंने बताया 7 टाइप के मशीन साइकिल्स होते हैं, तो ये बताएगा कि कौन सा मशीन साइकिल करंटली एग्जीक्यूट किया जा रहा है। तो ये भी आपको समझ लेना जरूरी था। नेक्स्ट है मेरा एड्रेस बफर। एड्रेस बफर क्या है आपका, एड्रेस बफर के बारे में बात करें तो ये आपका 8 बिट यूनिडायरेक्शनल
बफर है, 8 बिट यूनिडायरेक्शनल बफर है जो कि यूज किया जाता है आपका एड्रेस लाइंस के लिए। तो ये जो है जनरली आपकी जो हायर ऑर्डर डेटा बस है, हायर ऑर्डर डेटा बस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था A8 से A15 है। तो जो हायर ऑर्डर डेटा बस हैं आपकी, उनको ड्राइव करने के लिए ये हम यूज करते हैं आपका एड्रेस बफर को। तो इसमें आपको जस्ट ये समझना है कि एड्रेस बफर, अगर वैसे मैं आपको बेस्ट वे बताऊं इस चीज को समझने का कि आप जो इसका आर्किटेक्चर है उसको अपने सामने रखें, फिर आप देखेंगे तो आपको वैसे तो, या अगर आप याद कर सकते हो सबसे बेस्ट बात है कि कौन कौन से इसमें ब्लॉक्स हैं, और नहीं याद रख सकते हैं तो आप इसके आर्किटेक्चर को भी देख सकते हैं और उसके बाद में समझेंगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए सब समझना। जनरली हमें यहाँ पे वर्किंग नहीं समझनी है किस तरीके का काम करना है, हमें जो आपके ब्लॉक्स हैं उनके बारे में बात करनी है कि पर्टिकुलर ब्लॉक का फंक्शन क्या है, ये ध्यान नहीं रखना है कि उसका सीक्वेंस क्या था। ठीक है, तो ये था हमारा एड्रेस बफर के बारे में। नेक्स्ट है मेरा एड्रेस डेटा बफर। अभी एड्रेस बफर के बाद में बात की, अब ये है एड्रेस डेटा बफर। एड्रेस डेटा बफर जिसमें आपको बताया था मैंने AD0 से AD7 तक ले हुई थी, तो ये भी क्या है, ये भी 8 बिट यूनिडायरेक्शनल बफर है, और ये जो है वो यूज किया जाता है डेटा के लिए भी एंड एड्रेस के लिए भी। जो लास्ट वाला था वो था सिर्फ आपका एड्रेस के लिए। ये जनरली यूज किस लिए किया जाता है कि जो आपकी लोअर ऑर्डर की एड्रेस एंड डेटा बस होती हैं। लोअर ऑर्डर की एड्रेस और डेटा बस कौन कौन सी थी आपकी, AD0 से लेके AD7, इनको ड्राइव करने के काम आता है। ये जो आपका एड्रेस डेटा बफर है, ये लोअर ऑर्डर की एड्रेस और डेटा बिट्स हैं आपकी, ठीक है, उनको आपका ड्राइव करने के ये काम आता है। तो जनरली इसमें आपको ये समझना है कि इसकी बिट की कितने बिट की होती है, और यूनिडायरेक्शनल होती है या बाई डायरेक्शनल होती है, और डेटा और एड्रेस से आपको पता लग रहा होगा ये दोनों को सर्व कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा इंक्रीमेंटर डिक्रीमेंटर एड्रेस लैच। इंक्रीमेंटर और डिक्रीमेंटर एड्रेस लैच के बारे में आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, ये क्या है आपका, जनरली ये आपका 16 बिट का रजिस्टर है आपका। बस इसके बारे में ध्यान रखिए कि 16 बिट का रजिस्टर है, जो कि आपका यूज किस लिए जाएगा, नाम से पता लग रहा है इंक्रीमेंट करने के लिए और डिक्रीमेंट करने के लिए। अब क्या कुछ इंक्रीमेंट करेगा और क्या कुछ डिक्रीमेंट करेगा, जो कंटेंट्स हैं आपके PC एंड SP, यानी कि प्रोग्राम काउंटर और स्टैक पॉइंटर के जो कंटेंट्स हैं उनको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने के लिए इस लैच का मैं यूज करता हूं। होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। जो मैंने लास्ट टाइम बताया था स्टैक पॉइंटर डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा, वो किसके थ्रू होगा, वो आपका इंक्रीमेंटर डिक्रीमेंटर एड्रेस लैच के थ्रू होता है। नेक्स्ट है मेरा इंटरप्ट कंट्रोल। इंटरप्ट कंट्रोल जो आपने देखा था कि टॉप पे लगा हुआ था, इसके बारे में हम एक स्पेशल लेक्चर भी करेंगे जिसमें आपके सारे इंटरप्ट्स के बारे में बात करेंगे कि इंटरप्ट्स होते क्या हैं, क्या कुछ उनकी फंक्शनिंग है। तो यहाँ पे आप जस्ट जनरल आइडिया समझ लीजिए इंटरप्ट कंट्रोल में है क्या। अब ये जो ब्लॉक होता है ये एक्सेप्ट करता है डिफरेंट इंटरप्ट रिक्वेस्ट को। डिफरेंट इंटरप्ट रिक्वेस्ट जैसे कि आपके इसमें 8085 के इसमें इंटरप्ट होते हैं, ट्रैप हो गया, RST 7.5 हो गया, RST 6.5 है, RST 5.5 है और इंट R भी है। ये कुछ इंटरप्ट्स होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में अपने जो इंटरप्ट वाला स्पेशल लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे। तो जब भी कोई हमें वैलिड इंटरप्ट रिक्वेस्ट मिलती है मतलब माइक्रो प्रोसेसर को, तो ये क्या करता है कि जो भी आपका करंट एक्शन या सीक्वेंस परफॉर्म कर रहा है उसको कंप्लीट करने के बाद इनकी रिक्वेस्ट को देखता है, यानी कि सीक्वेंस ट्रांसफर वहां हो जाता है। ये आपको मैं क्लियर वहीं पर करूंगा अच्छे से, तो ये आपको समझ में आया होगा कि इंटरप्ट कंट्रोल क्या है। उसके बाद में आपका सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल ग्रुप। अब जो सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल ग्रुप है, अब आप ध्यान ये रखें यहाँ पे कि जो डेटा ट्रांसफर्ड होता है लाइंस पे, जो भी आपकी लाइंस मैंने बताई थी आपकी, जो भी आपका डेटा ट्रांसफर होता है लाइंस पे वो पैरेलल डेटा होता है। लेकिन कुछ कंडीशन में क्या होता है कि ये एडवांटेजेस होता है, कभी मतलब एडवांटेज इसकी ये होती है कि कई बार हमें सीरियल डेटा ट्रांसफर यूज करना पड़ जाता है। अब 8085 जो है वो दो सिग्नल्स का यूज करता है, SID और SOD, सीरियल इनपुट डाटा और सीरियल आउटपुट डाटा। तो इनके बारे में भी डिटेल में वहीं पर डिस्कस करेंगे। तो ये दो सिग्नल यूज करता है कि ताकि हमें सीरियल डेटा ट्रांसफर हो सके।
ठीक है। उसके बाद है मेरा टाइमिंग एंड कंट्रोल। टाइमिंग एंड कंट्रोल क्या है? ये है आपका कंट्रोल सेक्शन है 8085 का। कंट्रोल से पता लग रहा है ना कि क्या है, 8085 का कंट्रोल सेक्शन है आपका, जो कि बना हुआ होता है आपका, ये आप ध्यान रखें, सिंक्रोनस सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट से। अब ये जो सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं और कॉम्बिनेशन सर्किट्स हैं, ये सब हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इनको यहाँ पे याद कर लें कि जो 8085 का कंट्रोल सेक्शन होता है वो बना हुआ होता है आपका सिंक्रोनस सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट से। ये जनरली क्या काम करता है, ये जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल सर्किट्स होते हैं उन सबको कंट्रोल करता है, और ये ऑपरेट होता है विद रेफरेंस टू क्लॉक सिग्नल, यानी कि क्लॉक भी आपकी लगी हुई होती है, क्लॉक सिग्नल होता है जनरली, उसके रेफरेंस में ये आपका ऑपरेट किया जाता है। तो इसमें एक और याद है कि अगर हमें कम्युनिकेशन करवाना है, माइक्रो प्रोसेसर और कोई पेरिफेरल डिवाइस लगाया हुआ है हमने, कोई बाहर चिप लगाई हुई है पीपीआई वगैरह, तो अगर हमें उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराना है तो सिंक्रोनाइजेशन कराना भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम अलग अलग तरीके के स्टेटस और कंट्रोल सिग्नल्स का यूज़ करते हैं। तो कंट्रोल एंड टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स में बस यही आपको समझना चाहिए। होप कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है या आर्किटेक्चर जो है माइक्रो प्रोसेसर का, या कहूँ मैं 8085 का आर्किटेक्चर का, ये आपको काफ़ी अच्छे ढंग से क्लियर हुआ होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, तो हमें आप पोस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, हर उन लोगों के साथ में जिनके लिए आप समझते हैं कि लेक्चर इक्वल इम्पॉर्टेंट है। हमारे चैनल्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताइए, और लाइक करना ना भूलें। इस पर हम एटलीस्ट 200 लाइक्स चाहते हैं। और फिर भी कोई क्वेरी या डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हैं class.flyhigh@gmail.com। तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।